अब हम अपनी थर्ड यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका सिलेबस है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बताएंगे इसमें हम, और एलपीजी का मॉडल पढ़ेंगे पूरा, जो कि हमारी एग्ज़ाम कंट्रीब्यूशन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बस इसमें एक ही टॉपिक है जो मेन है, वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ और एलपीजी मॉडल, जो उसके इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के एक तरीके से टाइप कहला सकते हैं। सभी को पता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में, पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सी थी, 1948 में आई थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ का मतलब सभी को पता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक सेटअप कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। रूल्स रेगुलेशंस इसमें सब कुछ आते हैं, प्रिंसिपल्स ग्रोथ करने के लिए एक कंट्री को, जिससे कि उसकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाए और उसकी जो प्रॉफिट है वो अच्छा चला जाए, हर तरीके से वो स्टेबल हो जाए, उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो पाए, जिससे कि उसकी रेपुटेशन बढ़ जाए उस कंट्री की। ये सब चीज़ें इकोनॉमी इंडस्ट्रियल पॉलिसी काम करती है। इसमें सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई थी वो 1948 की आई थी। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव है, पहला कि ये करेक्ट इम्बैलेंस करता है, रेगुलेट करता है रिसोर्सेज को, जिससे कि हम इजीली प्रोवाइड करा सकें। कंट्रीब्यूशन करता है फॉरेन कैपिटल्स की, मॉनिटर करता है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की, मॉनिटर हमारे करते हैं जिससे कि हम प्रॉपर यूज़ करते हैं रिसोर्सेज का, देख सकें कि कितना वो रिसोर्सेज का वेस्टेज तो नहीं हो रहा। और फिर ये डिफाइन करता है कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ को, कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ चेक किए जाते हैं इसमें। हमारी हर इंडस्ट्री पॉलिसी का एक रिवोल्यूशन होगा, जिसका होगा जब हम हर इंडस्ट्री पॉलिसी एक एस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद उसकी जो प्रॉब चेकअप करते हैं दोबारा, मतलब रिव्यू करते हैं उसका, हर 2 साल में एक बार रिव्यू करते हैं हम इंडस्ट्री पॉलिसीज़ का। और जब उसका रिव्यू करते हैं उसके बाद जब प्रॉब्लम्स आते हैं वो रिसोल्यूशन कहलाता है। इंडस्ट्री रिसोल्यूशन 1948 में क्या रिसोल्यूशन हो पाएगा, क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या नहीं, किस तरीके से फॉलो हो सकती है, और इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स आते हैं जैसे कि फॉरेन कैपिटल चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टेशन करा सकते हैं, जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर पाएँ। मोनोपोलीज को जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, वेपन्स जो है, ये सब चीज़ें हम इन्हें कंट्रोल कर पाएँ एक तरीके से, रिमाइंडर कर पाएँ इंडस्ट्री पॉलिसी को अपनी को, न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी को एस्टेब्लिश कर पाएँ, जो उसमें चेंजेस लाकर कुछ न्यू इंडस्ट्री पॉलिसीज़ ला पाएँ, जिससे कि हम उसमें और इम्प्रूवमेंट आ जाए, और हमारे इंडिया में या कहीं किसी भी कंट्री में हर तरीके से इस्टेब्लिशिंग आ जाए, एक तरीके से नई चीज़ें आ जाए, थोड़ी चेंजेस आ जाएँ, और हमारी इकोनॉमी भी एस्टेब्लिश हो जाए। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसके कुछ फ्यू इंडस्ट्री पॉलिसीज़ के कुछ फ्यू हैं। पहला इंडस्ट्री रिसोल्यूशन जो 1948 में आया था। 6 राउंड थे टोटल। टोटल राउंड कितने थे? 6 इंडस्ट्रीज़ के। पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1948 में आया था, दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1956 में आया, फिर इंडस्ट्रियल सेगमेंटेशन आया 1973 में, फिर 1977 में आया, फिर 1980 में आया, और अब ये जो आई है न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी वो 1990 से लेकर 1991 में आई है, और वो अब तक चल रही है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1956 जो थी वो हमारी एक इस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन। एक इसे हम इस दिस पॉलिसीज को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारी एक इको कॉन्स्टिट्यूशन कहलाई जाती है। और इसमें हमारा रेट जो है ग्रोथ इकोनॉमिक का ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज़ किया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो फेजेस थे वो थोड़े इंक्रीज़ किए गए। पब्लिक सेक्टर में थोड़ा बढ़ावा दिया गया, इंक्रीज़ की गई अपॉर्चुनिटीज़। और इसमें कुछ फीचर्स आए जो कि हमारे 3 उसमें डिवाइडेड थे, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल सी ए में जो थे हमारी टोटल जो थी 17 इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे कि लाइक एज आर्म्स, हमारी ऑटो ऑटो एनर्जी, आयरन स्टील्स, ये 17 इंडस्ट्रीज थी जो कि हमारी शेड्यूल ए में आई, जिस पे हमने वर्क किया, काम किया गया, जो कि हमारी एग्जीक्यूटिव थी। शेड्यूल बी में हमारी जो थी, जो शेड्यूल बी था उसमें उसमें कुल मिलाकर हमारी 12 इंडस्ट्रीज आई, जिसमें हमने और चेंजेस किए थोड़े से, जैसे रबड़ की, मशीन टूल्स की, ड्रग्स की, फर्टिलाइजेशंस की, इन सब चीज़ों की नई नई इंडस्ट्रीज आई। सी ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ों को हमने थोड़ा रिव्यू किया गया, न्यू अंडरस्टैंडिंग्स की गई। और शेड्यूल सी में हमारी ऑल इंडस्ट्रीज आई जो रिमेनिंग बची बची थी, हमारी जितनी भी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज बची थी वो हमारी हमारी किस में आई, शेड्यूल सी में। इसलिए हमारे एग्ज़ाम कंट्रीब्यूशन से बस एक इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी जो 1990 से लेकर 1991 में आई थी। ये हमारी 24 जुलाई 1991 में आई थी, जो कि हमारी कराई गई। इंट्रोड्यूस जो की वो पीवी नाना साहब राव ने करी थी अंडर कांग्रेस गवर्नमेंट के।
कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर ही पीवी नारायण साहू ने ये एक नई इंडस्ट्री पॉलिसी चलाई थी, जिसमें जो पॉलिसीज़ में हम कुछ प्रीवियस पॉलिसीज़ से चेंजेस लाए, और हमारा इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि इंडस्ट्रीज़ में कुछ ना कुछ कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ में चेंजेस आ सकें, यानी तो यही हमारी न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी है। इसमें एक एक्ट भी था, एमआरटीपी एक्ट, जो कि हमारा न्यू इंडस्ट्री पॉलिसीज़ का एक फीचर भी बन जाता है। पहला था ऑब्लिगेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस। ऑब्लिगेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस का मतलब था कि इसमें कुछ कंपनीज़ को ओनली 6 कंपनीज़, कुछ कंपनीज़, फ्यू कंपनीज़, मतलब टोटली 6 कंपनीज़ को कंपलसरी था लाइसेंस लेना, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, केमिकल, इन सब वो इलेक्ट्रॉनिक, इन सब को लाइसेंस लेना कंपलसरी था इस इंडस्ट्री पॉलिसी में, 1990 वाली में। और फिर दूसरा था कि इसमें रोल था पब्लिक सेक्टर का रोल था इसमें 2 पब्लिक सेक्टर थे प्रेजेंटली में जो रिजर्व्ड हुए थे, आर्म्स और मिल इंडस्ट्री। 2 इंडस्ट्री ऐसी थी जो कि हमारी प्रेजेंटली में रिजर्व्ड हुई थी। एक था एमआरटीपी एक्ट, जो न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी जो थी वो इनेबल कर रही थी इसे एमआरटीपी एक्ट को। उसके बाद हमारा चौथा था कि इनिशिएटिव्स जो थे, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजीज़, ये सब चीज़ें इसमें बढ़ावा दिया गया। इसमें टोटली 34 कैटेगरीज़ की लिस्ट थी, जो कि जिसमें हायर की गई हमारी इंडस्ट्रीज़ और इन्वेस्टमेंट को, टेक्नोलॉजी को भी हायर किया गया। इसमें हमारी डिसीजन लिया गया था, ये 50, 51, 74, 100% अप्रूव किया गया। ये ऑटोमेटिकली ही किया गया, ये अप्रूव्ड इस मारे किया गया जिससे कि हमारी इंडस्ट्री पॉलिसीज़ में थोड़े से चेंजेस आ सकें। अब हमारा पहला टॉपिक आता है इसमें लिबरलाइजेशन। एलपीजी मॉडल शुरू हो जाता है। अब हमारा इसमें पहला टॉपिक आता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब ये था कि इसमें हमारा रिलेट करती थी स्टेट से, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस में रूल्स रेगुलेशंस को हम कंट्रोल कर पाएँ, प्रमोट कर पाएँ अपने कॉम्पिटिटर्स को इन सब चीज़ों में, और अपनी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स को, इकोनॉमिक कंडीशन को कंट्रोल कर पाएँ। नेचर ऑफ लिबरलाइजेशन के कुछ नेचर्स थे, जैसे कि फ्रीडम ऑफ फिक्स प्राइस। इसमें बिल्कुल फ्रीडम थी फिक्स प्राइसेस पर। दूसरा कि इसमें इंक्रीज हो जाती फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तीसरा कि कॉम्पिटिटर्स बहुत थे इसमें, रिस्ट्रिक्टिव मतलब रूल्स रेगुलेशंस का बहुत फॉलो किया जाता था। इसमें सोशली कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लीमेंटेशन हो जाती लिबरलाइजेशन में, जैसे कि इम्प्रूव की जाती थी हेल्थ केयर। दूसरी की ग्रोथ की जाती थी कल्चर की, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक जो है वो स्टेबल हो पाए। एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाती थी लिबरलाइजेशन में, इकोनॉमिक को ग्रोथ किया जाता था। ये सब कुछ, इससे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे, जैसे कि इसमें हमारा रिड्यूस किया जाता था प्रॉफिट्स, क्योंकि जब तक हम अपने प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं करेंगे उस टाइम तक, जब तक हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होता रहेगा, जब तक हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं हो पाएगी। एक्सप्लोजर किया जाता था वर्कर्स को, रिड्यूस किया जाता था इसमें फ्रीडम, क्योंकि फ्रीडम की वजह से ही हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा था। इसमें शॉर्ट टर्म जो थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती थी। दूसरा, अब हमारा शुरू होता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन जो था वो हमारा ट्रांसफ़र हुआ था गवर्नमेंट एसेट्स में। गवर्नमेंट एसेट्स में ट्रांसफ़र हो गया था प्राइवेटाइजेशन हमारा। यही हमारे दो वे में हुआ था, बाय डिसइन्वेस्टमेंट एंड बाय विड्रॉल। 2 तरीके से हुआ था ये हमारा। प्राइवेटाइजेशन की जो डेफिनेशन आती है वो हमारी एम बैटर ने दी थी। प्राइवेटाइजेशन इज अ ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स और फंक्शनिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में हमारे ये ट्रांसफ़र हो गया इसका। एक गवर्नमेंट एसेट जो थे वो ट्रांसफ़र हो गए हमारे किस में, प्राइवेट सेक्टर में। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जैसे कि इम्प्रूव की फाइनेंशियल सिचुएशन को, फाइनेंशियल कंडीशन को हमारी अच्छी की गई, रिड्यूस किया गया हमारा वर्कलोड प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज का। इसमें प्रोवाइड कराया गया हमें गुड्स सर्विसेज, इंप्रूव की गई हमारी गुड्स एंड सर्विसेज का, बेटर प्रोवाइड कराया गया हमें इसमें। क्रिएट की गई हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स सोसाइटीज़ में। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इंक्रीज किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हमारे 3 नंबर में पूछ लिया जाता है एफडीआई क्या होती है। एफडीआई हमारे को थोड़ा सा ये है कि हमारे फॉरेन में क्या डिसइन्वेस्टमेंटिंग किस तरीके से हुआ है, ये सब चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट को टॉपिक्स हैं। नेचर्स, इसके कुछ नेचर्स हैं। पहला है कि ट्रांसफ़र करती है ओनरशिप। दूसरी कि इसमें हमारे कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा कि हमारे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं इसमें, हम पर एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, और एम्प्लॉयमेंट भी हमारे इसमें कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। अब इसके कुछ रीजंस मतलब डिमेरिट्स के रूप में मान सकते हो आप इन्हें। इम्प्रूव किया जाता है इसमें परफॉर्मेंस को, प्लान किया जाता है जिससे कि हम सक्सेशन ले सकें अपना, अच्छे से उस पर गोल को अचीव कर सकें। दूसरा कि हमारा फंड राइज हो जाए, इंट्रोड्यूस करा सकें हम रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बराबर की इंट्रोड्यूस हो सके। सोशल इकोनॉमिक का कुछ इम्पैक्ट जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं।
पहला अनफिल्ड हो जाए, अनलिफ्टमेंट ऑफ अ अंडर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के उस पर बेस्ड किया जाता है। कॉम्पिटिटर सेक्टर देखा जाता था, इम्प्रूव की जाती थी फाइनेंशियल हेल्थ को, हमारी बेटर कस्टमर्स सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती थी, मैक्सिमम कॉपरेशन होता था कि जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम मैक्स प्रॉफिट अर्न कर सकें। इसमें हमारा सोशल वेलफेयर को इग्नोर किया जाता था। हाई लेवल पर हमारा प्रोडक्शन सिक्योरिटी होती थी, सिक्योरिटी ज़्यादा होती थी, सपोर्ट करती थी अनफेयर प्रैक्टिसेस को। हाई एम्प्लॉयमेंट थी जो कि टर्नओवर का मतलब सबको पता है कि उस जगह उस गोल से ज़्यादा काम हो जाना, तो वो टर्नओवर में हो जाता। प्राइस इन्फ्लेशन होते रहते थे, प्राइस बढ़ जाते थे, प्राइस उसके बहुत ज़्यादा बढ़ते थे हमारे। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारा मोर इंटीग्रेटेड इंटरडिपेंडेंट हो जाना। इट इज़ अ शिफ्टेड टूवर्ड्स अ गो मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज। इंटरडिपेंडेंट हो जाना अपने ऊपर, ये सब चीज़ें। ग्लोबलाइजेशन के दो ही कंपोनेंट्स थे हमारे। पहला कंपोनेंट था द ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, दूसरा था ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हमारे चार्ल्स हिल्स ने दिया था। होस्ट कंपनी, होस्ट कंट्री हमारी बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती है। इसका मतलब होता है इसमें हम जिस कंट्री में काम कर रहे हैं उसे जिस इसमें हम जहाँ बिजनेस करते हैं वही होस्ट कंपनी कहलाते हैं। मतलब एक तरीके से डोमेस्टिक कंपनीज जो कि हमारे शहर में होती हैं वही हमारी क्या कहलाती हैं? होस्ट कंपनी। नेचर से इसके इम्प्रूव की जाती है टेक्नोलॉजी, मूवमेंट किया जाता है कैपिटल में और पीपल्स में, थोड़ा सा चेंजेस किए जाते हैं, डिफ्यूज़न किया जाता है नॉलेज का, राइजिंग किया जाता है, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ाए जाते हैं, मोबिलाइजेशंस बहुत होता है। इसके कुछ सोशली इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशंस आते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। पहला कि इंक्रीज किया जाता है रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बूस्ट की जाती है इकोनॉमिक को स्टेबल किया जाता है। एबिलिटी देते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज को एबिलिट करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। रिमूव किया जाता है इसमें इंस्ट्रक्शंस जो कि कैपिटल फ्लो के ऊपर रिमूव किए जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, वो सब चीज़ें। फ़ॉरेन पे बहुत ज़्यादा अटेंशन किया जाता है इसमें। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं जैसे कि रिड्यूस करते हैं पहले हम जॉब्स और इनकम्स को। दूसरा कि हम इसमें इम्प्रॉपर लेबर प्रैक्टिस जो थी, एनवायरमेंट पॉलिसीज़ थी, उन पर सब पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, कट ऑफ करते हैं। हम कस्टमर कॉम्पिटिटर्स को, अपने कॉम्पिटिटर्स कम से कम बनाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर बहुत कम हो जाएं। इनइक्वालिटी पे बहुत होता है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। लॉस ऑफ कल्चर का लॉस बहुत होता है क्योंकि उसमें हर तरीके का कल्चर आता है, तो उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। ग्लोबल मतलब कि पूरी कंट्री के, ऑल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के उससे एसेंशियल कंडीशंस आते हैं जैसे बिजनेस फ्रीडम मिलती है, फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना, रिसोर्सेज मिल जाना, ये सब। इसकी 5 स्टेजेस हैं टोटल। पहली है ग्लोबल, मल्टीनेशनल, डोमेस्टिक, ट्रांजैक्शन और इंटरनेशनल। ये हमारी 5 स्टेजेस हैं। इनका मतलब अब मैं बताता हूँ आपको आगे। डोमेस्टिक कंपनी में हमें लिमिटेड एरिया मिलता है जिसमें हम मैन्युफैक्चर करते हैं अपने प्रोडक्ट को, और कंट्री वाइज अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। इंटरनेशनल कंपनीज देखी जाती हैं जिसमें हम प्रोडक्ट को ओनली एक कंट्री के हिसाब से ही मैन्युफैक्चर्ड करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में सेल करते हैं उस प्रोडक्ट को। मल्टीनेशनल कंपनी जिससे कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज को फॉलो कर कर एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। हर स्ट्रेटेजी, हर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को देखकर ही अपना अपना प्रोडक्ट बनाया जाता है जिससे कि वो ईज़िली हमारा कोई भी ईज़िली उसे परचेज़ कर पाए, जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़ पाए। ट्रांजैक्शन कंपनी जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की स्ट्रेटेजीज़ को फॉलो कर कर उसी के हिसाब से अपना प्रोडक्ट एक लॉन्च करता है। ये हमारा सारे स्टेजेस से रिलेट करता है। हमारी ट्रांजैक्शन कंपनी जो है, ट्रांजैक्शन कंपनी हमारी सारी स्टेजेस से हमारी रिलेट करता है। ग्लोबलाइजेशन की 5 स्टेजेस से ये रिलेट करता है। ट्रांजैक्शन भी एक स्टेज है पर लेकिन ये सबसे ही रिलेट करता है। ग्लोबल का मतलब सबको ही पता है कि ये एक कंट्री में ही मैन्युफैक्चर करता है और एक्सपोर्ट करता है अपना अदर कंट्री में, अपने प्रोडक्ट को ही एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्री में। ग्लोबल का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देना और उसके बाद उसे ही दूसरी कंट्री में सेल करना जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए और इम्पोर्ट कम हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हमारा सेल हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारा सेल हो पाए। थैंक यू सो मच। आपकी 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंटेड योर चैनल एंड प्लीज़ फॉलो यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।